नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो गाइडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र एक बहुत ही वैज्ञानिक और व्यापक विषय है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न आकाशगंगा में विभिन्न ग्रहों से आने वाली तरंगों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन किया जाता है। मतलब मूल रूप से विभिन्न ग्रहों से आने वाली तरंगों का मानव जीवन पर पड़ने वाला जो प्रभाव है, वही ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन का मूल है। ज्योतिष शास्त्र की कई सारी विधियां हैं। वास्तव में ज्योतिष शास्त्र की मदद से हम भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानने का प्रयास करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित बहुत सारी विधियां हैं जिनसे हम भविष्य में होने वाली घटनाओं का आकलन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हस्तरेखा, पामिस्ट्री या अंक ज्योतिष, जिसको न्यूमेरोलॉजी कहते हैं। एक और विज्ञान हुआ करती थी, रमल विज्ञान जिसे हम कहते थे या रमल शास्त्र कहते थे। उसमें हम पासों की मदद से भविष्य में होने वाली घटनाओं का अच्छा बुरा परिणाम जानने की कोशिश करते थे। उसी क्रम में एक विधि और है जिसकी चर्चा आज मैं यहाँ आपसे करूँगा। वो विधि बेसिकली रमल की तरह ही है। रमल में हम पासों का प्रयोग करते थे, परंतु यहाँ पर हम पासों की जगह ताश का प्रयोग करेंगे। ताश की गड्डी होती है जिसमें 52 पत्ते होते हैं। उसमें इक्का होता है, गुलाम होता है, बेगम होती है, बादशाह होता है, दहला, नहला, इस प्रकार से 52 पत्ते एक ताश की गड्डी में होते हैं। तो आज हम ताश की गड्डी से भविष्य में जो होने वाली घटनाएं हैं या किसी काम को करने का क्या परिणाम होगा, वह कार्य हमारे लिए शुभ होगा, अशुभ होगा, हमें सफलता मिलेगी किसी काम में या नहीं मिलेगी, इन सारी बातों के उत्तर को हम जानने के लिए ताशों का प्रयोग करेंगे। तो आज का हमारा विषय है ताश के पत्तों से भविष्य कथन। तो इसमें हमें करना ये है कि ताश के 52 पत्तों में से हमें केवल 36 पत्ते चुनने हैं, 36। अब वो 36 पत्ते कौन कौन से चुनने हैं? उन 36 पत्तों में 4 इक्के लेने हैं। चारों इक्के, चारों बादशाह, चारों बेगम, चारों गुलाम, चारों दहले, चारों नहले, चारों अट्ठे, मतलब जिन पर 8 लिखा हुआ है वो चारों पत्ते, चारों अट्ठे, चारों सत्ते लेना है और चारों छक्के लेना है। इस प्रकार से ये 9 पत्ते हमें लेने हैं चारों। तो 9 चौको 36, इस प्रकार से 36 पत्ते हमारे पास हो जाएंगे। तो एक बार मैं आपको और बता दूं कौन से 9 पत्ते लेने हैं। तो उन 9 पत्तों में इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता और छक्का, ये 9 पत्ते लेने हैं 4-4। तो 9 चौको 36, टोटल 36 पत्ते हो जाएंगे हमारे पास। और इन 36 पत्तों की मदद से हम भविष्य कथन कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये हमें 36 पत्तों से भविष्य कथन करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि आपके पास मान लीजिए कोई प्रश्नकर्ता आता है, आपसे प्रश्न पूछने के लिए कोई व्यक्ति, कोई इंसान आया कि भाई ये मेरा काम है और ये मैं इसमें सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, या ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले तो जो 36 पत्ते आपने लिए हैं उनको अच्छी तरह से पहले उनको फेंट लीजिए। आप अच्छी तरह से उनको मिक्स कर लीजिए, मिला लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 36 पत्तों को, फिर उसकी जो गड्डी बन जाएगी 36 पत्तों की, उसको प्रश्नकर्ता से कहिए कि वो स्पर्श करे। जैसे ये गड्डी बन गई हमारे पास, प्रश्नकर्ता उसको स्पर्श कर लेगा एक बार। और फिर प्रश्नकर्ता से आप कहिए कि 1 से लेकर 36 के बीच कोई अंक वो अपने दिमाग में सोचे। 1 से लेकर 36 के बीच कोई भी अंक वो सोच सकता है। और फिर उसके बाद वो अंक जो सोचेगा, हम उससे पूछ लेंगे कि उसने कौन सा अंक सोचा है। अब ये तो हो गई पहली स्टेप कि आपने 36 पत्तों को अच्छी तरह से फेंट करके और प्रश्नकर्ता से स्पर्श करवा
करवा लिया और उससे एक संख्या पूछ ली जो उसके मन में है, वो संख्या 1 से 36 के बीच में होना चाहिए। दूसरी स्टेप ये है कि उन 36 पत्तों को आप 6 बाई 6 की लाइन में क्रम से जमाएंगे। अब वो कैसे जमाने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखें। तो दोस्तों, ताश के पत्तों को हम कुछ इस तरीके से जमाएंगे। बाएं से दाएं हमें ताश के पत्तों को जमाना है। ये देखिए, पहला पत्ता हम यहाँ रखेंगे, फिर दूसरा यहाँ रखेंगे, तीसरा पत्ता, चौथा पत्ता, पांचवा पत्ता, छठवां पत्ता। ये रैंडमली रखना है हमें। जो ताश की गड्डी हमने फेंटी है, उस फेंटी हुई ताश की गड्डी से रैंडमली, मतलब शुरू से ऊपर से उठाते हुए हमें इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 पत्ते हमने रख दिए। फिर कंटिन्यू उसी के आगे हम 7वां पत्ता यहाँ रखेंगे, फिर 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, और इस तरीके से हम पूरे 36 पत्तों को ऐसे रख लेंगे। ये देखिए, 36 पत्तों को आपने रखा हुआ है। 6 बाई 6 की एक ऐसी सीरीज़ आपको बनानी है। 6 पत्ते, फिर 6 पत्ते, फिर 6 पत्ते, ऐसे टोटल आपने 36 पत्ते इस तरीके से जमा दिए। अब प्रश्नकर्ता से हम ये पूछेंगे कि उसने मन में कौन सा अंक सोचा था। मान लो उसने मन में, उदाहरण के लिए, 21 सोचा, 21। तो हम ये देखेंगे कि 21 नंबर पर कौन सा पत्ता रखा हुआ है। ये 21 नंबर पर जो भी पत्ता रखा हुआ है वो पत्ता, और उसके आसपास के ये 8 पत्ते हमें अपनी कंसिडरेशन में, अपनी कैलकुलेशन में लेने हैं भविष्य कथन के लिए। बाकी के ये सारे पत्ते हम हटा देंगे। तो केवल अब हम केवल इन 9 पत्तों पर विचार करेंगे और इन 9 पत्तों की मदद से हम भविष्य कथन करेंगे। तो ये 9 पत्ते हैं हमारे पास। यदि मान लो प्रश्नकर्ता ने 21वां नंबर हमें बताया कि उसने मन में 21 नंबर सोचा हुआ था, तो 21 नंबर का पत्ता यहाँ पे हमने रहने दिया, और उसके आसपास के ये पत्ते 14, 15, 16, 20, 22, 26, 27 और 28 भर यहाँ पर हम रखेंगे। बाकी सारे पत्ते हम हटा देंगे और फिर इन्हीं 9 पत्तों के आधार पर हम भविष्य कथन करेंगे। मित्रों, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप भविष्य कथन करेंगे। तो कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पर आपको भविष्य कथन करना है। वो बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। पहला बिंदु है कि यदि प्रश्नोत्तर कार्ड 1 का हो। प्रश्नोत्तर कार्ड का मतलब है ये जो सेंटर में रखा हुआ कार्ड है, 21वें नंबर का कार्ड, यानी प्रश्नकर्ता ने जो संख्या बताई थी हमारे उदाहरण में वो 21 है वो संख्या। तो 21वें नंबर पर जो भी कार्ड हो, मान लो वो 1 का होता है, लाल रंग का 1 का हो सकता है, काले रंग का 1 का हो सकता है, चारों 1 में कहीं का भी 1 का हो सकता है, तो इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर धनात्मक है। धनात्मक अर्थात उसने जो भी प्रश्न किया है आपसे कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, तो आप बिल्कुल उससे कह सकते हैं कि हाँ, आपका काम बेफिक्र होगा और जल्द ही होगा, उसमें कोई संशय नहीं है। दूसरा बिंदु ये है कि यदि प्रश्नोत्तर कार्ड को घेरने वाले सभी कार्ड सजातीय हों। सजाती से मतलब है समान रंग के। ताश की गड्डी में 2 ही रंग होते हैं, काले रंग के कार्ड होते हैं, एक लाल रंग के कार्ड होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 21 में जो आपको कार्ड मिला है वो लाल रंग का है, और इसको घेरने वाले जितने भी कार्ड हैं, मतलब 14th पोजीशन पर, 15th पोजीशन पर, 16th पोजीशन पर, 20, 22, 26, 27 और 28th पोजीशन पर भी यदि लाल ही रंग के कार्ड हैं, भलाई उनमें कोई भी संख्या लिखी हो, कोई भी चित्र बना हो, यदि वो लाल रंग के हैं, इसी की प्रवृत्ति के समान 21वें नंबर पर जो कार्ड मिला है उसी की प्रवृत्ति के समान यदि ये कार्ड हैं जो उसको घेरे हुए हैं, जो उसके आसपास हैं, तो भी हम इसमें यह कह सकते हैं कि यह कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। इसका उत्तर भी धनात्मक होता है। तीसरा बिंदु, यदि इसके विपरीत प्रश्नोत्तर कार्ड को घेरने वाले अन्य पत्ते मिश्रित वर्ग के हैं। मिश्रित वर्ग मतलब कुछ लाल हैं, कुछ काले हैं, तो उस स्थिति में उत्तर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। मतलब ये है कि यदि 21वें नंबर पर जो कार्ड है, मान लेते हैं वो लाल है, लाल रंग का कार्ड है, और 14, 15 और 16 पोजीशन पर मान लेते हैं कि लाल रंग के कार्ड हैं, और बाकी की बची हुई पोजीशन पर काले रंग के कार्ड आ जाते हैं, तो इस स्थिति में उत्तर धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो अब इसका फैसला हम कैसे करेंगे कि
उत्तर धनात्मक है या ऋणात्मक। तो इसके लिए हमें ये करना है कि प्रश्नोत्तर कार्ड के रंग के पत्तों के अंकों का योग करके देख लें आप। प्रश्नोत्तर कार्ड मतलब जैसे 21वें नंबर पर लाल रंग का कार्ड है, ठीक है। तो लाल रंग के कार्ड कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने माना 14, 15 और 16 पोजीशन पर लाल रंग के कार्ड हैं। तो उन कार्ड्स का योग कर लेते हैं हम, सभी का योग कर लेते हैं। तो वो योग कितना आएगा वो हम एक जगह लिख लेते हैं कि भाई इतना योग आया, ठीक। और उसके बाद जो विपरीत हैं उसके, मतलब जैसे 20, 22, 26, 27 और 28 पोजीशन पर मान लो काले रंग के कार्ड्स हैं, तो उन काले रंग के कार्ड्स पर जो अंक लिखे हुए हैं उन सब का हम योग कर लेते हैं और उस योग को हम एक जगह लिख लेते हैं। अब यदि प्रश्नोत्तर कार्ड के रंग वाले कार्डों के अंकों का योग अधिक है तो प्रश्न का उत्तर धनात्मक देना है, लेकिन कुछ रुकावटों के साथ। और यदि जो विपरीत रंग वाले हैं, मतलब 20, 22, 26, 27 और 28 पोजीशन पर जो पत्ते हैं, काले वाले जो पत्ते हैं, यदि उन पर लिखे अंकों का योग ज़्यादा है प्रश्नोत्तर कार्ड वाले रंगों की अपेक्षा, मतलब लाल रंग वाले कार्डों की अपेक्षा यदि काले रंग वाले कार्डों का योग ज़्यादा है तो इसका उत्तर ऋणात्मक होगा, मतलब वो काम नहीं होगा। तो इस तरीके से हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि काम होगा या नहीं होगा। संशय की स्थिति है यदि कि भाई मिक्स पत्ते यहाँ पर रखे हुए हैं, उसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सेंटर में पत्ता रखा हुआ है, 21वें नंबर पर जो पत्ता रखा हुआ है, उसको हमें योग में शामिल नहीं करना है। जैसे मान लो यहाँ लाल रंग का कोई पत्ता रखा हुआ है तो इसको योग में शामिल नहीं करना है। लाल रंग के जितने भी पत्ते यहाँ पर होंगे उनका योग कर लेना है, और इसी के आसपास यदि काले रंग के कोई पत्ते हैं तो उनका योग कर लेना है। तो लाल रंग के पत्तों का योग यदि अधिक है तो उत्तर धनात्मक मानेंगे, यदि काले रंग के पत्तों का योग अधिक है तो उत्तर ऋणात्मक माना जाएगा। इसके बाद अगला बिंदु है कि भैया कार्य कितने समय में होगा। भाई कार्य होगा या नहीं होगा ये तो हमने निर्धारित कर लिया, लेकिन कार्य कितने समय में होगा। तो इसके लिए दोनों प्रकृति के पत्तों के अंकों का जो योग आया है उनका अंतर निकाल लें। मतलब लाल रंग के पत्तों का जो योग आया था कुल योग वो एक जगह लिख लिया हमने, काले रंग के पत्तों का जो योग आया था वो एक जगह लिख लिया हमने। अब इन योगों का अंतर निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए कि इनका अंतर आता है 15, मान लीजिए 15 इनका अंतर आया, तो ये अंतर जितना आया है उतने समय में कार्य होगा या उतना समय लगेगा उस कार्य को होने में। मतलब 15 मिनट लग सकते हैं, 15 घंटे लग सकते हैं, 15 दिन लग सकते हैं, 15 महीने लग सकते हैं, 15 साल लग सकते हैं। तो लेकिन वो 15 के उसमें ही होगा आंसर। तो इसे कार्य की प्रकृति देखकर निश्चित करना है कि घंटे लेना है कि मिनट लेना है कि दिन लेना है, वो डिपेंड करता है कि कार्य किस प्रकार का है। जैसे किसी ने पूछा कि भाई हमारा मकान आधा बन गया है, वो पूरा कब तक होगा, तो आप कह सकते हैं कि भाई 15 दिनों में होगा या 15 महीनों में होगा। इस तरीके से उस मकान की स्थिति देखकर आप बता सकते हैं कि कितने समय में ये पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरीके से हम समय भी निकाल सकते हैं कि कितने समय में ये कार्य होगा। दोस्तों, जब आप ताश की गड्डी के पत्तों पर लिखे अंकों का योग करेंगे तो जो अंक स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं उनमें तो कोई संशय नहीं है। जैसे दहले में 10 लिखा होता है, नहले में 9 लिखा होता है, छक्के में 6 लिखा होता है, सत्ते में 7 लिखा होता है, अट्ठे में 8 लिखा होता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे गुलाम है तो गुलाम के आपको 11 अंक लेने हैं, बेगम के आपको 12 अंक लेने हैं, और यदि बादशाह वहाँ पर आता है तो उसके 13 अंक लेने हैं, 13 लेना है उसका योग, और यदि इक्का आता है तो उसके लिए 1 लेना है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आप कितनी आसानी से ताश के पत्तों की मदद से और भविष्य कथन कर सकते हैं। किसी कार्य के होने और नहीं होने के बारे में आप बहुत ही आसानी से ताश के पत्तों की मदद से बता सकते हैं।
इसमें आपको केवल दो बातों का ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना, कि जब आप ताश के पत्ते खरीद कर लाएं तो आपकी ताश की गड्डी नई होना चाहिए, फ्रेश। एक बार आप ताश की पत्ती गड्डी खरीद करके ले आए और उसको फिर आपके जो भी इष्ट हों, आप जिन भी भगवान को, जिन भी देवता को आप अपना इष्ट मानते हो, जिनकी आप पूजा अर्चना करते हो, उनके श्री चरणों में एक बार उस ताश की गड्डी को रख दीजिए, भगवान के चरणों का उसमें स्पर्श करा दीजिए, तो उसमें एक शक्ति आ जाएगी उन ताश के पत्तों में। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यदि उत्तर ऋणात्मक आता है तो आपको बार बार ट्राई नहीं करना है कि हम ज़बरदस्ती ट्राई करे जा रहे हैं कि हमारा उत्तर धनात्मक आ जाए तब तक हम लगे हैं, नहीं। पहली बार में जो आंसर आपको मिले वही फाइनल आंसर आपको मानना है। हाँ, दोबारा आप ट्राई कर सकते हैं यदि उत्तर देने की सीमा या जो समय सीमा है, जिस समय सीमा में उनका कार्य होना था, यदि वो निकल चुकी है समय सीमा, तो आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। सामान्य तौर पर कम से कम यदि आपको दोबारा ट्राई करना तो 1 महीने का अंतर तो होना चाहिए इसमें। 1 महीने के बाद आप फिर से इस विधि को ट्राई कर सकते हैं किसी दूसरे प्रश्न का या उसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। तो ये दो मुख्य बातें थीं बस जिनका ध्यान हमको रखना था, और मेरे विचार से आपको ये विधि बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी, और इस विधि का प्रयोग करने के लिए किसी बहुत विशेष प्रकार के ज्योतिषीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य व्यक्ति भी इसको एक बार अच्छे से समझ करके और इसका प्रयोग कर सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।